सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चा, आज हम लोग इस सेशन के अंदर रोटेशन के, ग्रेविटेशन के सारे सवाल डिस्कस करेंगे जो हमसे जेई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए थे। टोटल रोटेशन में 7 सवाल पूछे गए थे और ग्रेविटेशन में 5 सवाल पूछे गए थे। रोटेशन में कुछ सवाल काफ़ी अच्छे भी थे। इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, टाइम बाउंड मैनर में खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जहां डाउट आता है वहां पे आके इसका डिस्कशन आप यहां पर देख सकते हैं। कैसे आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे उसका यहां पर 4 सिंपल स्टेप्स है, इसको फॉलो कीजिए एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दोज पीडीएफ्स, राइट। एंड हैविंग सेड दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे चैनल पे 2020 से लेके 26 तक के एवरी सिंगल क्वेश्चन के डिस्कशन है। सभी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के अंदर है। उन चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, सिंपल सा रूल है, अगर आप इस चैप्टर से फेमिलियर है तो आप इसको सॉल्व कीजिए +4 -1 के रूल के हिसाब से। सही होता है तो अपने आप को +4 दीजिए, गलत होता है तो -1। और आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ नीचे आप बेटा जरूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आपके सामने यहां पर सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। और यह सवाल पूछा गया था हमसे 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में। The position of an object having mass 0.1 kg as a function of time is given as this much। तो हमको यहाँ पे r as a function of time दिया है। At t equals to 1 second, which of the following statements are correct? एक बार पढ़ लो क्या क्या चाहिए इनको मोमेंटम चाहिए यानी कि आपको वेलोसिटी चाहिए होगा, इनको फोर्स चाहिए तो आपको एक्सेलरेशन भी चाहिए, इनको एंगुलर मोमेंटम चाहिए, इनको टॉर्क चाहिए अबाउट दी ओरिजिन। तो हमको साहब इतना समझ में आ गया है कि सबसे पहले ये जो मेरा आर वेक्टर है इससे डिटरमाइन कर लो कि मेरा वेलोसिटी वेक्टर कितना है। इसको डिफरेंशिएट कर दो dr/dt। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20t i प्लस योर ये हमको हो जाएगा 15t² j, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो 20 और ये हमको निकल कर आ रहा है 30t j। लेकिन हमको वेलोसिटी चाहिए समय 1 सेकेंड पे। तो आप वेलोसिटी में है ना t को 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 20 प्लस योर 15 j। देखिए ये सारे सवाल आपको होते डुएबल है लेकिन बस पेशेंटली सॉल्व करना है। ये हो गया 30 j, ठीक है। इसका अभी कोई काम नहीं है। अब सबसे पहले पता कर लो कि आपका मोमेंटम कितना है। तो भैया मोमेंटम आपको हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। मास मेरा 0.1 है, 0.1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2i + 1.5 j दिखाई देगा जो हमको यहां पर दिया है, यानी ए मेरा सही है। अगर हम बात करते यहाँ पर फोर्स की तो फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। 0.1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको आएगा 2i + 3j जो कि यहां पर दिया है, यानी मेरे को ये बी वाला पार्ट भी सही है। ठीक बात है सर। अच्छा, इसको हटा देते हैं। अब ये भी पता कर लो कि r की वैल्यू 1 सेकेंड पे कितनी है। तो यहां पर t की जगह 1 पुट कर दो, ये हो गया 10i प्लस और वो हमको हो जाएगा 5j। अब तुम जानते हो कि भैया एंगुलर मोमेंटम होता है r क्रॉस p। तो भैया आपके पास r वेक्टर है, आपके पास p वेक्टर है, करो क्रॉस प्रोडक्ट। तो भैया i वाला i के साथ तो 0 देगा क्रॉस में, लेकिन i क्रॉस j आपको देगा +k। तो ये आपको हो जाएगा 15k और j क्रॉस i देगा आपको -k, यानी ये आपको हो जाएगा -10k और j क्रॉस j हमको 0 होगा। तो इफेक्टिवली यहां पर बच रहा है 5k, लेकिन यहां पर 15 दिया है, मतलब ये आपको सही नहीं था। एंड लास्ट में हमारे पास आता है यहां पे टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज योर r क्रॉस f। तो यहां पर जब आप इसको और इसको क्रॉस में लेंगे तो i क्रॉस j हमको हो जाएगा k एंड j क्रॉस i हमको हो जाएगा -k। तो ये हमको आ जाएगा कितना +20k, जो कि यहां पर दिया है। यानी भैया a b और d मेरे को सही है, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपने देखा है कि भैया सवाल डुएबल है, बस आराम आराम से सॉल्व करना है। अब ये सवाल थोड़ा सा बच्चों को कष्ट दिया था इन टर्म्स ऑफ इट्स लैंग्वेज, ठीक है। 2 अप्रैल शिफ्ट 2 में आपसे ये सवाल पूछा गया।
सवाल को ध्यान से पढ़िए, है बड़ा ही सिंपल सा सवाल, लेकिन लैंग्वेज की वजह से इसका दो आंसर निकल कर आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ए बी फॉर अ रॉड ऑफ मास 40 kg एंड लेंथ 3 मीटर। आपके पास एक रॉड है जिसका लंबाई 3 मीटर है, मास 40 kg है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ए बी इज सेम एज दैट ऑफ, तो भैया इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, रॉड का अपने एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 is same as that of a solid sphere of mass 10 kg and radius capital R about an axis parallel to AB axis, about an axis AB axis के parallel, about an axis parallel to AB axis with a separation of 3 meter as shown in the figure। तो कई लोग इसको क्या समझ लिए कि भैया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू ए बी एक्सिस, तो ए बी एक्सिस के पैरेलल एक और एक्सिस ले लो जो कि इस स्फीयर से 3 मीटर की दूरी पर हो। सो दे टुक, सपोज कीजिए उन्होंने एक ऐसा एक्सिस ले लिया जो कि हमारे को यहां से 3 मीटर की दूरी पर लेकर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लेके इस सॉलिड स्फीयर का निकाल दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर अनदर पैरेलल एक्सिस। समझ में आ रही है? सो व्हाट फ्यू डिड 2/5 mr स्क्वायर प्लस योर md का स्क्वायर, जहां पे d उन्होंने 3 मीटर ही लिया। अगर तुम इस प्रकार से सॉल्व करोगे सो व्हाट यू वुड गेट एज योर कैपिटल आर, एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर m की वैल्यू है हमको 40, l हमको दे रखा है 3, यानी कि 9 हो जाएगा 3। दिस इज योर 2/5, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 10 है ना, सो 10 इंटू आर का स्क्वायर, 10 इंटू डी का स्क्वायर में d हमारा फिर से 3 है, सो ये हमको 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए ये आपको LHS में आ जाएगा, तो आप 90 कॉमन ले लोगे तो 4/3 दिख रहा है ना, ये इधर आएगा तो आप 90 कॉमन लोगे, 4/3 माइनस 1 इज बेसिकली 1/3, दिस इज योर 5/2, तो ये हमको हो जाएगा 4r स्क्वायर, इसको मारेंगे तो ये 30 हो रहा है, तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ रही है 15/2, तो भैया r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 15/2। तो इस लिहाज से अल्फा की वैल्यू 15 आ जाएगी, जो कि बहुत से बच्चों ने 15 भी आंसर दिया। और एनटीए ने अपने प्रोविजनल आंसर की में सबसे पहले आंसर 15 ही दिया था, फिर उन्होंने आंसर को चेंज किया अपने फाइनल आंसर की में, एंड व्हाट दे टुक इज रॉड का तो ml स्क्वायर बाई 3 ही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। स्फीयर का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला उन्होंने, सो दे टुक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस जो कि इसके डायमीटर से पास कर रहा हो। उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ लेंगे 2/5 mr स्क्वायर। सो कैपिटल M की वैल्यू 40, L स्क्वायर में L का स्क्वायर हो गया 9 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज योर 2/5, ये 10 है, ये हमारे को r स्क्वायर है। तो अब अगर करोगे तो भैया ये इसको काटेगा 2 और 2 4 है, तो ये आपको हो जाएगा 10 और ये हमको हो जाएगा 3, तो यहाँ से r की वैल्यू निकल कर आएगी √30, यानी 30 शुड बी इक्वल टू योर अल्फा बाई 2 जो कि मेरे पास अंदर में है, तो यहाँ से हमको अल्फा की वैल्यू 60 आई एंड दे ओनली गेव 60 एज योर फाइनल आंसर की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो 2-3 लाइन है उसको पढ़कर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा, जिस कारण से ये 2 आंसर बच्चों के आ रहे थे। ठीक है, हमने आपको बता दिया है कि भैया उन्होंने अंततः क्या आंसर दिया है 60। मेरे ख्याल से बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए दोनों ही दे देते तो फिर और बेटर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है, आपने उसको डिवाइड कर दिया 2 अनइक्वल पार्ट्स में। ठीक है, एक है आपको m/8 मास का एक और स्फीयर, ये स्फीयर है जिसका मास m/8 है, रेडियस हमको नहीं पता है, और दूसरा मेरे पास एक डिस्क है, दूसरा अपने पास एक डिस्क है जिसका कोई थिकनेस भी है, डिस्क का रेडियस हमको 2r दिया है, मास सिंपल सी बात है कि जो बचा हुआ मास होगा 7m/8, कैपिटल M में से m/8 का स्फीयर है, ये स्फीयर है तो बचा हुआ 7m/8 हो जाएगा। इसका थिकनेस t है, उससे कोई लेना देना नहीं है। If I1 is the moment of inertia of sphere,
अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, तो ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, और दूसरे का हमको कहता है कि डायमीटर के अबाउट है। तो अगर ये डिस्क है ना, तो ये डायमीटर हो गया इसका, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो आपसे सवाल में I2 अपॉन I1 पूछा है। ठीक बात है सर। अब देखेंगे, देखो हालांकि सवाल में ऐसा क्लियरली नहीं मेंशन है, लेकिन आप इसका जो भी डेंसिटी है वही डेंसिटी इसका भी है। मतलब हम लोग कंप्रेशन या फिर इसका वॉल्यूम, मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो नहीं चेंज हो रहा है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। तो अगर इन दोनों का डेंसिटी सेम है, तो आप जानते हैं डेंसिटी आपको होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी अगर सेम है मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और एक स्फीयर का वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस क्यूब, यानी मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। यहां तक क्लियर है? तो भैया अगर इसका मास 1/8 हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा? अगर मास 1/8 हुआ है, वो तो मास 1/8 तब होगा जब रेडियस आधा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्यूब का फैक्टर चल रहा है। यानी ये जो रेडियस है ना, ये बेसिकली आपको r/2 है। ठीक है, अच्छा अब तो मेरे ख्याल से गेम ही खत्म हो गया। आपसे अगर मैं I2 अपॉन I1 निकालने के लिए कहूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर, यानी कि r²/4। और अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलूं, अरे ये क्या कर दिया हमने, ये तो जाएगा डिनोमिनेटर में ना, ये हमको स्फीयर का है तो इसको भेजो डिनोमिनेटर में, एक सेकेंड नीचे, और न्यूमरेटर में हमको लिखना है इसका। एक डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4, तो इसका मास कितना है 7m/8, रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब देखते हैं क्या कट रहा है, क्या बच रहा है। m ने r² को मार दिया, 8 ने 4 को मार दिया, एंड इस 2 ने 4 को मारा तो ये 2 हो गया। ऊपर में 7 × 2 है, और ये नीचे वाला 5 भी ऊपर जाएगा, तो ये हमको 70 बन जाएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। सो 3 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपको सही जवाब है। आगे बढ़े, देखिए अगर तुमने रोटेशन यहां से रिवाइज किया है या फिर कभी भी हमसे रोटेशन को पढ़ा है, सो व्हेन अ स्फीयर इज प्योर रोलिंग, और डिस्क हो गया, रिंग हो गया, अगर इस प्रकार के ऑब्जेक्ट आपको प्योर रोलिंग कर रहे हैं, तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज बेसिकली ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिखा है, आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन का भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसमें भी शायद मेंशन्ड है। तो इसमें टोटल एनर्जी जो हम लोग लिखते हैं दैट इज हाफ mv² k+1। इसको बोल दो, यहां पर सिंबल k की जगह फिर काम करो E लिख दो। ठीक है, ये k रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं है, ये k आपको सिर्फ एक नंबर है, और वो नंबर क्या है, आइदर 2/5 फॉर सॉलिड स्फीयर, हाफ फॉर डिस्क, 1 फॉर रिंग, और 2/3 फॉर हॉलो स्फीयर। समझ गया ना? अच्छा, हमको कहता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v0 है, और ये आपको प्योर रोल करता हुआ ऊपर जा रहा है, और ये मैक्सिमम हाइट इतना ही अचीव कर पाया, ये यहां तक ही पहुंच पाया। यहां पे आकर ये एक इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आया होगा, फिर नीचे गिरेगा, और ये जो हाइट है ना, दिस हाइट इज नथिंग बट योर 7v0² अपॉन 10g। ठीक बात है साहब? तो हमसे पूछ रहा है कि भैया ये बॉडी कौन सा बॉडी हो सकता है, स्फीयर है कि हॉलो स्फीयर है, रिंग है, डिस्क है, क्या है ये आपको? अच्छा, तो हमने बोला कि एक काम करो, लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। यहां से यहां जब गया, सो इट हैज गेन्ड सम पोटेंशियल एनर्जी, सो it has gained some potential energy and it has lost some kinetic energy. So what is the gain in potential energy? mg into h. H is your 7v0² upon your 10g. And what is the loss in kinetic energy? पूरा का पूरा kinetic energy loss कर गया है, half mv0² k+1। अब यहां से कैलकुलेट करो, तो g ने g को मार दिया, mv0² ने mv0² को मार दिया, और ये 2 ने ये 10 को मारा, तो ये 5 है। तो 7/5 - 1 इज इक्वल टू k, और k की वैल्यू आपको निकल कर आ रही है 2/5। 2/5 कब होगा? जब ये आपको सॉलिड स्फीयर होगा। ठीक है, तो इसके मदद से क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग फास्ट हो जाता है, एंड दैट इज नीडेड इन सच कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस।
ठीक है, बढ़िया है। देखिए, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस ही आपको दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इसका मास आपको है 5 kg, इज रोटेटिंग ब्ला 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 विद एन एंगुलर वेलोसिटी दिस मच। तो ये अपने एक्सिस के अबाउट इस समय ओमेगा से घूम रहा है, और ओमेगा कितना है 1200 आरपीएम। तो इसको रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिनट को भी हमें सेकंड में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड भी होएगा, तो ये हमको हो जाएगा 20। भाई ये सब तो आता है ना, कि यहाँ पर भी दिक्कत है कि भाई आरपीएम को रेडियंस पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी ये इनिशियल ओमेगा है, और फाइनली आपने इसका ओमेगा को 0 किया है, यानी आपने इसके ऊपर टॉर्क लगाया होगा अपोजिट सेंस में, जिस सेंस में घूम रहा है उसके अपोजिट सेंस में आपने टॉर्क लगाया होगा इसको रोकने के लिए। अच्छा, द टॉर्क अप्लाइड, और आपने 10 सेकंड में इसको रोक दिया। कितने सेकंड में रोक दिया 10 सेकंड में। और आप जानते हैं कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस योर अल्फा टी, तो ये 0 है, ओमेगा इनिशियल 40 पाई है प्लस अल्फा इंटू 10, सो अल्फा इज नथिंग बट -4 पाई। देखिए माइनस का मतलब है कि अल्फा अपोजिट सेंस में है ओमेगा के, विच मेक सेंस। तो हमसे पूछ रहा है कि टॉर्क कितना लगाया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सॉल्व करो, वो भी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको होगा 2/5 mr², है ना, मास इतना ही है, और रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो 16 इंटू 10⁻⁻4, ये दोनों मर गया, तो ये हमको आएगा यहाँ से 32 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर कोई हमसे टॉर्क पूछेगा तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा I इंटू अल्फा, आई इज 32 और अल्फा इज योर 4 पाई, नेगेटिव साइन तो खाली अपोजिट सेंस दिखाने के लिए है। तो ये हमको हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 इंटू 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 0.0128 पाई। देखिए तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचा है आपको कि रुकने से पहले, है ना, नंबर ऑफ रोटेशंस, कितना चक्कर काटा है, 2 चक्कर 3 चक्कर 4 चक्कर, उसके लिए है ना पहले थीटा निकाल लो। भैया थीटा कितना रहा होगा, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस योर 2 अल्फा थीटा। तो अगर हम ध्यान से देखें ओमेगा फाइनल 0 है, ओमेगा इनिशियल कितना था 40 पाई, तो ये आपको हो जाएगा 1600 पाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा, मतलब अल्फा की वैल्यू -4 पाई है ना, तो यहाँ पर माइनस साइन तो लिख दिया हमने, और यहाँ पर लिख दो एक तो 4 पाई और एक तो लिख दो थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपको हो जाएगा 8, तो ये हमको हो जाएगा 200, यानी कि थीटा आ गया है 200 पाई। दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कितना एंगल घूमा है टोटल। तो भैया नंबर ऑफ चक्कर अगर चाहिए सो दैट इज इक्वल टू योर थीटा अपॉन 2 पाई। सो इसको जब 2 पाई से डिवाइड करेगा तो तुमको 100 चक्कर आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 4 में देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। 6th शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है, एग्जाम के प्रेशर में बच्चे इसमें गड़बड़ी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, a solid sphere of mass 5m and a spherical shell of mass m both have same radius are placed on a rough surface. When a force of same magnitude is applied tangentially at the highest points, they start rolling without slipping with an acceleration this much. The ratio of accelerations are how much? बढ़िया सवाल है, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ये लोग रोलिंग के इस प्रकार के सवाल नहीं पूछते हैं, तो जब आता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो पूछा है। हम कह रहे हैं कि पहले जनरल केस समझते हैं कि आपके पास अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है, इसका रेडियस r है, और आपने इसके ऊपर टॉप पे टैंजेंशियल फोर्स F लगाया, ठीक है, और ये आपको प्योर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर आपको फ्रिक्शन भी रहा होगा। अब फ्रिक्शन मान लेते हैं कि आपको साहब जो सरफेस है इस पे फ्रिक्शन आगे लगा रहा है, ठीक है। देखिए प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट में आप पढ़ते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा अगर प्योर रोलिंग हो रहा है, तब जब आपको ये ग्राउंड फिक्स्ड है तो ये जो भी फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, नॉट दी काइनेटिक फ्रिक्शन राइट नाउ। तो ये आपको फ्रिक्शन लग रहा है। अच्छा मान लेते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a है
और द एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, जहां पे अल्फा आपको a/r के बराबर रहा होगा, द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग राइट नाउ। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं साहब आपको कैपिटल आई है इसका अबाउट दिस एक्सिस इनटू द प्लेन एक्सिस। तो हमको समझ में आ रहा है कि एक इक्वेशन हो जाएगा F प्लस एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक हो जाएगा टॉर्क का इक्वेशन। अल्फा हमने क्लॉकवाइज लिया है, मतलब कैपिटल एफ का टॉर्क डोमिनेट किया होगा। हम लोग टॉर्क का इक्वेशन लिख रहे हैं अबाउट दिस सेंटर सी, तो कैपिटल एफ का टॉर्क इतना, फ्रिक्शन का टॉर्क अपोजिट सेंस में, समझ रहा है ना, कैपिटल एफ इसको ऐसे घुमाना चाहता है, दिस इज टॉर्क ऑफ कैपिटल एफ, और फ्रिक्शन का टॉर्क आपको ऐसे है। तो कैपिटल एफ का टॉर्क अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो फ्रिक्शन का टॉर्क नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और अल्फा क्या हो जाएगा a/r। अगर हम यहां से आर को हटा दें तो यहां पे स्क्वायर डाल सकते हैं, आप दोनों को ऐड कर दो। सो 2f इज इक्वल टू a कॉमन ले लो, दिस इज योर m प्लस आई अपॉन आर का स्क्वायर। अच्छा, तुम ये भी जानते हो कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है kmr स्क्वायर होता है, वेयर k इज द कोएफिशिएंट, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5, हॉलो स्फीयर तो 2/3, यानी कि I/r स्क्वायर को हम लोग km से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो I/r स्क्वायर है ना, इसके जगह हम यहां पर k इंटू एम लिख रहे हैं, यानी कि एक्सेलरेशन जो आपको हो गया है दिस इज 2f अपॉन, आप यहां से m कॉमन ले लोगे तो k प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है सर? अब इन दोनों सिनारियोज में सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर, राइट, इन दोनों ही सिनारियोज में दोनों का जो रेडियस है ना, ओके 1 सेकेंड, यस, दोनों का जो रेडियस है वो सेम था, तो दोनों का रेडियस आपको सेम है, दोनों का मास आपको अलग अलग है। ठीक है, आएंगे उसके ऊपर। अच्छा, तो अगर हम ध्यान से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखें तो आपको F सेम है, यानी कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर m इंटू के प्लस 1, दोनों का k भी डिफरेंट है, एक का 2/5 है तो एक का 2/3 है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज दिस मच, तो हम यहां पर लिखेंगे AA अपॉन AB इज इक्वल टू, तो ऊपर में आपको आएगा, ये इनवर्सली रिलेटेड था, तो ऊपर में आपको आएगा B वाले का मास, B वाले का मास कितना है स्मॉल m, और B वाला आपको क्या था शेल है, तो ये आपको हो जाएगा 2/3 प्लस 1, ये आपको हो जाएगा मास 5m, और ये आपको सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 प्लस 1, तो यहाँ से m ने m को मारा तो ये हमको हो जाएगा 5/3, और यहाँ पर एक 5 बच रहा है ना, तो 5 इंटू, और ये हमको हो जाएगा कितना 7/5। अच्छा, 5 ने 5 को मार दिया तो ये हमको हो जाएगा 5/21, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है एकदम? तो थोड़ा सा सिस्टमैटिक मैनर में हम लोग गए हैं सो दैट वी गेट अ स्टैंडर्ड रिजल्ट ओवर हियर, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। थोड़ा सा इसमें और क्लैरिटी हो सकती थी क्वेश्चन में, बट स्टिल इट इज फाइन। A solid cylinder having radius r and length l is slipping on a rough horizontal plane. लेंथ नहीं भी देता तो भी काम चलता, लेंथ का पूरे सवाल से कोई लेना देना नहीं है। आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है तो हम लोग कुछ इस प्रकार से बना देते हैं इसको, ये देखिए, ठीक है, एंड इसका रेडियस r है, इसका मास m है, इसका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी 49 है, तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास कुछ वेलोसिटी v0 है, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है, रोटेशनल वेलोसिटी, वो है v0/4r अबाउट द सेंटर। अब सवाल में ये नहीं दिया है कि ओमेगा ऐसे लेना है कि ओमेगा ऐसे लेना है, क्योंकि दोनों से आपको अलग अलग प्रकार का आंसर आ सकता है। जो एक कॉमन बिहेवियर होता है कि भैया वेलोसिटी v0 अगर राइट साइड ले लिया हमने तो हम लोग ओमेगा को ऐसे ही ले लेते हैं, और कुछ यही लेके उनका रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल ओमेगा ऐसे ही लेके सॉल्व कर रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो जो ओमेगा दिया है प्रश्न में वो है दिया हुआ v0/4r। अगर v0/r देता
मतलब ये शुरुआत से ही प्योर रोलिंग कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे नहीं लगता, यानी कि यहां पर स्लिपिंग नहीं होती। लेकिन अगर तुम इस समय देखो कि भैया इसकी वेलोसिटी v नॉट है और अगर ये वाला ओमेगा v नॉट बाई 4r है, तो अगर तुम इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी देखोगे तो ट्रांसलेशनल के वजह से इसके पास v नॉट आएगा और रोटेशनल के वजह से इसके पास ओमेगा r होगा, यानी दिस मल्टीप्लाइड बाई r, यानी कि v नॉट बाई 4, विच मीन्स बॉटम मोस्ट के पास इफेक्टिवली राइट साइड 3v नॉट बाई 4 वेलोसिटी है। बॉटम मोस्ट के पास इफेक्टिवली 3v नॉट बाई 4 वेलोसिटी है। अगर बॉटम मोस्ट के पास जीरो वेलोसिटी होता यानी कि प्योर रोलिंग है, बिकॉज ग्राउंड ऑल्सो हैज जीरो वेलोसिटी। क्योंकि बॉटम मोस्ट के पास एक वेलोसिटी है, बॉटम मोस्ट पॉइंट राइट साइड स्लिप करना चाहता है, तो भैया फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगेगा इसके ऊपर, एंड दैट टू काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट टू। तो हमने यहां पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी फिक्स है, यहां पर फ्रिक्शन इस पे लगेगा बेटा जी आपको लेफ्ट साइड। दिस इज योर नथिंग बट काइनेटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, देखो ये फ्रिक्शन आपको वेलोसिटी के अपोजिट है, तो ये फ्रिक्शन इसके स्पीड को घटाते जाएगा, और ये फ्रिक्शन अगर तुम ध्यान से देखो तो टॉर्क ऐसे लगा रहा है जो कि ओमेगा को सपोर्ट कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन ओमेगा को बढ़ाते भी जाएगा। ये इसको तब तक घटाते जाएगा, ये इसको तब तक बढ़ाते जाएगा जब तक वापस से v और ओमेगा आर बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही v इज इक्वल टू ओमेगा आर अचीव होगा, उसी वक्त फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा और प्योर रोलिंग कर रहा होगा। तो मान लेते हैं ये मेरा समय 0 था, ये मेरा समय t है जब प्योर रोलिंग शुरू हो गया, यानी कि ये v है और ये जो है मेरे को v बाई आर के बराबर है, राइट। हमसे वही पूछ रहा है, द टाइम टेकन बाय द सिलेंडर टू स्टार्ट रोलिंग इज डैश सेकेंड्स। हमसे कहता है कि भैया म्यू के की वैल्यू 0.25 ले लो और g की वैल्यू 9.8 ले लो। अच्छा, अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले निकाल लो कि भैया फ्रिक्शन की वजह से व्हाट इज द एक्सेलरेशन। इस केस में आप उसको एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, अच्छा ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, यानी कि स्लिपिंग हो रहा है, और एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज सिंपली म्यू एम जी। यहां पर जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल तो एम जी के बराबर ही होगा, तो आपका ये फ्रिक्शन जो है ना वो आपको मुन्ना म्यू एम जी के बराबर है। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास, जो कि हमको हो जाएगा चुपचाप से म्यू जी। अगर तुम ध्यान से देखो तो फ्रिक्शन अगर पीछे है तो ये एक्सेलरेशन भी जो है वो पीछे ही है, ठीक है। और फ्रिक्शन के वजह से जो एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन वो आपको ओमेगा को सपोर्ट करता हुआ आएगा, अल्फा। तो ए निकाल लिया, ए कितना आ रहा है, बेसिकली म्यू की वैल्यू कितनी है, कहां गई 0.25, तो ए की वैल्यू है g/4। अच्छा, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज अल्फा, तो फ्रिक्शन का ही तो टॉर्क होगा सेंटर के अबाउट, mg का और नॉर्मल का तो कोई टॉर्क होगा नहीं। तो फ्रिक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया mg और नॉर्मल दोनों ही सेंटर से पास कर रहा है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा फ्रिक्शन इनटू r इज इक्वल टू आई अल्फा, और आई क्या होगा, सिलेंडर है, सिलेंडर है, ध्यान रखिएगा, mr²/2 इंटू अल्फा। यहां पर अल्फा को है ना a/r मत कर देना, अभी प्योर रोलिंग नहीं चल रहा है माहौल। तो r ने r को मार दिया, तो अल्फा हमको हो जाएगा 2 इंटू फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन क्या है म्यू एम जी डिवाइडेड बाई दिस इज योर m इंटू आर। तो यहां से अपने को दिख रहा है कि m ने m को मार दिया, म्यू आपको 1/4 है, तो ये आपको इफेक्टिवली बचेगा g/2r। तो यहां पर अल्फा भी लिख दो, g डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। अच्छा, अब देखो, अब देखो, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो सेंटर ऑफ मास का। फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन प्लस ए नहीं होगा, ये माइनस होगा क्योंकि रिटार्डेशन है, a अपोजिट है, सो माइनस g/4t। हमको यही t तो सॉल्व करना है। आप इसके ओमेगा के लिए भी लिखोगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। व्हाट इज ओमेगा फाइनल, v/r। व्हाट इज ओमेगा इनिशियल, v0/4r। यही ना है जी, यही ना था शुरुआती ओमेगा, कहाँ गया v0/4r।
यहां पर प्लस अल्फा ही होगा क्योंकि अल्फा सपोर्ट कर रहा था। सो प्लस जी बाई टू आर इंटू टी। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आर को आप सल्टा सकते थे। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे तो v और v मर गया। ये आपको हो जाएगा 3v0 डिवाइडेड बाई 4 और ये हो जाएगा g बाई 4 माइनस g बाई 2 इज नथिंग बट माइनस 3g t बाई 4। सो 3/4 मर गया तो यहां से t की वैल्यू निकल कर आती है हमको v0 बाई जी। नाउ v0 इज 49 एंड दिस इज योर 9.8। अगर डेसिमल कोड आया तो डेसिमल ऊपर जाएगा, ये हमको 2 होगा और 2 10 को मारेगा तो 5, यानी 5 सेकेंड बाद आपको प्योर रोलिंग शुरू हो जाने वाला है। क्लियर एकदम? बढ़िया सवाल है, स्टैंडर्ड अप्रोच है, सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, मजा ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक बार टाइम निकाल लेते हैं तो फिर आप v और ओमेगा दोनों निकाल सकते हैं। वो भी पूछ सकता था कि भैया व्हाट इज द v एंड ओमेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट ग्रेविटेशन। ओहो, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपको 15 नहीं है, यहाँ पर ये शून्य को आप भूल जाइए। यहाँ पर आपको 5 सवाल है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। +4 -1 सिंपल सा नियम है। ग्रेविटेशन है, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। आइए, अ प्लैनेट P1 is moving around the star of mass 2m in the orbit of radius r. Another planet P2 is moving around another star of mass 4m in an orbit 2r. The ratio of time period of revolution is how much? देखिए, आपके पास अगर कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और कोई इसका चक्कर काट रहा है ना, कोई इसका चक्कर काट रहा है, तो क्या होता है टाइम पीरियड, आपको ये ज्ञान होना चाहिए। ये आपको चक्कर काट रहा है, मान लीजिए कि इसका ऑर्बिटल स्पीड आपको v है और ये हमको r है, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड होता है, क्या तो आप डिराइव कर लो, है ना, पाथ इज 2πr अपॉन ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, √gmr, √gm/r। या फिर आपको रिजल्ट ध्यान में हो कि भैया 2πr⁵ √gm टू द पावर हाफ, यानी टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, आप इसको लिख सकते थे r³ डिवाइडेड बाई और gm होल टू द पावर हाफ। ऐसा भी तो लिख सकते थे साहब। हमसे पूछ रहा है द टाइम पीरियड ऑफ द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ P2 एंड P1, तो आप यहाँ पर चुपचाप से लिखेंगे T2/T1 इज इक्वल टू, जी दोनों के लिए सेम ही होगा तो सिर्फ r³ और m पे खेलना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं r2/r1 का होल क्यूब। तो व्हाट इज r2, P2 का रेडियस है 2r, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2r डिवाइडेड बाई, और इसका रेडियस है आपको r, इसका होल क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर gm है तो ये आपको हो जाएगा, g को तो हटा दो, m, तो ये आपको हो जाएगा m1/m2। m1 है 2m और m2 है 4m, ठीक है। इस पूरे पे हमको चाहिए अंडर रूट, तो r ने r को मारा तो ये हमको अंदर में हो रहा है ये 8 और ये हमको हो जाएगा कितना, 1/2 का अंडर रूट, तो ये हमको कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ रहा है। क्लियर एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है इफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg फॉल्स ऑन द अर्थ फ्रॉम इंफिनिटी, it attains velocity v and kinetic energy on reaching the surface. The values of v and k is how much? देखिए, कई बच्चों को ये रिजल्ट भी याद रहता है कि अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो हमसे पूछता है कि भैया अर्थ से मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये जस्ट एस्केप कर जाए, यानी इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड 0 हो जानी चाहिए। तो ये रिजल्ट ही निकल कर आता था 11.2। ठीक इसका उल्टा पूछा कि भैया आपने क्या किया, आपने इन्फिनिटी से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है, मतलब इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, फिर ये गिर रहा है, धरती पर पहुंचते समय इसकी स्पीड कितनी होगी, तो वापस 11.2। तो हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि भैया 1 या 2 में से एक ही होना चाहिए। आपको नहीं संतुष्टि पड़ता है तो आप इसको सॉल्व कर लो एनर्जी मेथड से। ये मेरे को अर्थ है और ये मान लेते मेरा इन्फिनिटी है, यहाँ पर आपको इनिशियल स्पीड 0 है और पार्टिकल जब यहाँ पे आया है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी v है। ठीक, तो आप यहाँ पर लिखोगे इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक फॉर व्हाट,
यू आर अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन मेथड। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पार्टिकल, इसका मास m ले लो और ये तो हमको धरती है, शुरुआत में ये इन्फिनिटी पे है तो ये जीरो, और इसका कोई स्पीड नहीं है तो ये भी जीरो। फाइनली ये कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम बाई आर, भैया ये कितना है आपको, कैपिटल आर है, प्लस हाफ एम वी का स्क्वायर। तो आपका m से m यहां पर मर गया, तो आपको v निकल कर आना चाहिए अंडर रूट ऑफ 2gm डिवाइडेड बाई r। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हो, नीचे r और r से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको जो gm बाई आर स्क्वायर है ना, वो आपको हो जाएगा ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर आप यहाँ पर डेटा को सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी हमको 9.8 दिया है और ये हमको 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 दिया है। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको घूम फिर के 11.2, हालांकि जब सॉल्व करोगे तो पहले आएगा मीटर पर सेकंड में, फिर आप उसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा, ये आपको आएगा ही आएगा, नो डाउट अबाउट दैट। फिर हमको आता है कि भैया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, तो हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इज योर हाफ, मास है बॉडी का 1 और वेलोसिटी है 11.2, सो 11.2 का स्क्वायर, और किलोमीटर था तो उसको मीटर में कन्वर्ट भी करना पड़ा होगा, तो 10 टू द पावर 6 आएगा। अब देखो पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगर हम इसको 11 भी मान के चले तो 121 121 अपॉन 2 करोगे तो 60 के आसपास आया, और 60 था ना वो, और यहाँ पे 10 टू द पावर 6, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर 7 जैसा कुछ आंसर होना चाहिए, 6 इंटू 10 टू द पावर 7 जैसा कुछ आंसर होना चाहिए। क्लियर, एकदम बढ़िया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न, द हाइट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g by 9 इज हाउ मच। सवाल में कह रहा है कि अगर ये मेरे को अर्थ है और इसके सरफेस पे ग्रेविटी अगर g है, तो ये हाइट क्या होगी जहां पर ग्रेविटी g by 9 हो जाए, व्हाट इज दिस हाइट, और ये तो मेरे पास खैर r था ही। देखिएगा सिंपल है, ग्रेविटी आपको 1/9 हो गया है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला नहीं ले सकते ग्रेविटी का, यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला g इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ माइनस 2h बाई आर, दिस इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा निकल कर आ सकती है। तो आप क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे जनरल फॉर्मूला, ग्रेविटी एट एनी लोकेशन फॉर आउटसाइड लोकेशन ऑन द प्लैनेट, g इज इक्वल टू योर जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करोगे। आप क्या करोगे, ऊपर नीचे अपने मन से एक आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमको ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो ये हमको हो जाएगा बेसिकली g इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और हमसे कहता है कि भैया हमको वो h बताओ जहां पर g की वैल्यू यानी जो g प्राइम है वो g by 9 है, दिस इज योर g by 9। तो यहां से आपका g से g मर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुमने अगर अंडर रूट लिया तो यहां से तुमको h की वैल्यू 2r आनी चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। क्लियर है, बढ़िया है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, when one moves from a point 16 kilometer below the earth's surface to a point 16 kilometer above the earth's surface, the change in g is approximately, हमसे approximate value पूछ रहा है, is alpha percent, what is the value of alpha over here। अच्छा समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, आप पहले यहां थे पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए धरती के सरफेस से 16 किलोमीटर नीचे था, फिर आप चले गए हैं पॉइंट बी पर जो कि अगेन धरती के सरफेस से 16 किलोमीटर ऊंचाई पर है और रेडियस धरती का 6400 है। ऑब्वियसली हम दोनों को यहाँ पर एच एच सिंबल दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आप इसमें अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सपोज कीजिए कि भैया सरफेस पे जो ग्रेविटी है वो आपको जी नॉट है, ठीक है, तो
ए पे जो ग्रेविटी होगा दैट इज इक्वल टू योर जी नॉट 1 माइनस एच बाई आर, जहां पर एच हमको 16 है और आर हमको 6400 है। तुम चाहो तो इसको यहां पर भी देख सकते हो, ये हमको कितना 4 हो जाएगा 64 400, यानी ये आपको निकल के आएगा जी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 399 अपॉन 400। और अगर हम बात करें बी पॉइंट के ग्रेविटी की, सो दैट वुड बी योर जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर। बस यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 16, और r तो हमको आज भी उतना ही है, तो ये 32 है, ये इसको मारेगा तो ये 200 हो जाएगा। सो दिस विल टर्न आउट टू बी योर 199 जी नॉट अपॉन योर 200। तो जब तुम यहां से यहां गए, सो व्हाट इज द चेंज इन द ग्रेविटी, आपका चेंज कितना आ रहा है, व्हाट इज द चेंज, दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर हम दिस माइनस दिस भी कर रहे हैं, है ना, वी ओनली नीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग दिस माइनस दिस भी करने जा रहे हैं, तो आपके समक्ष यहाँ पर जी नॉट है, आपके पास यहाँ पर एक 200 है, कॉमन लिया है हमने, दिस इज योर 399 डिवाइडेड बाई 2 माइनस योर 199, तो ये जाएगा 398। तो नीचे आपको बचेगा, ये आपको बचेगा सिर्फ 1/2, दिस इज नथिंग बट जी नॉट अपॉन 400। तो हमसे पूछा है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा जो आपको चेंज हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ पे थे ना शुरुआत में ए पॉइंट पर, तो नीचे आपको आएगा जी नॉट इंटू 399 अपॉन योर 400 मल्टीप्लाइड बाई 100। दिस इज द एग्जैक्ट वे, राइट। सो जी नॉट बाई 400 ये आपको मर गया, आपके पास बेसिकली 100 अपॉन 399 ही है। और अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो ये 399 आपको 400 के ही बराबर समझ लो, तो ये आपको कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली 0.25 ही निकल के आएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। इसीलिए सवाल में अप्रॉक्सीमेट पूछा है। क्लियर है, बढ़िया है। चलिए और देखते हैं, ये आज के सेशन का आपको आखिरी प्रश्न है, ध्यान से पढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू twice the radius of earth, the increase in potential energy is how much? I think it's a straightforward question। आपके पास ये अर्थ है और आपने बॉडी को लेके गए हैं एट अ हाइट इक्वल्स टू ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज योर 2r, है ना, ये आपको r तो था ही। बॉडी आपको पहले यहाँ था, फिर आपने बॉडी को यहाँ लेके आ गए हैं, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, u फाइनल माइनस u इनिशियल। जब बॉडी आपको यहाँ पर होगा, बॉडी का मास m मान लो, इसका मास कैपिटल M मान लो, ठीक है। और g क्या है, g है आपको ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी g है हमको यहाँ पर gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो इस लोकेशन पर जब है, सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, माइनस gmm डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस क्या है सेंटर टू सेंटर 2r प्लस r विच इज नथिंग बट योर 3r, माइनस फिर ui लिखोगे अगेन माइनस gm समथिंग आएगा, तो माइनस माइनस प्लस gmm डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो होगा तो सिर्फ r ही लिखोगे। तो तुमने यहाँ पर बेसिकली 3r कॉमन ले लिया, ये आपको हो जाएगा माइनस gmm, और ये आपको निकल कर आ जाएगा प्लस gmm, तो ये हमको निकल कर आ रहा है 2/3 gmm बाई r। अगर हम अपने मन से एक r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, तो आपका ये जो gm बाई r स्क्वायर है, यही ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये इफेक्टिवली अपने को इतना आना चाहिए, विच इज योर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है एकदम। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।